नमस्कार। उपचुनाव का संग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। IND 24 में हम लगातार आपको 7 बजे से दिखाते जा रहे हैं। 28 उपचुनाव हो रहे हैं और हम पूरे विधानसभा सीटों का आपको जो है जगह जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से वोटिंग हो रही है, अभी तक की वोटिंग प्रतिशत क्या है। चलिए अभी तक की वोटिंग प्रतिशत क्या है उसकी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हैं प्रेरणा। बहुत धन्यवाद मुक्ता जी। ये तो बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव जारी है। 355 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन देखा जाए तो मुख्य मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच है। तो लगातार वोटिंग जारी है और कोरोना का संकट काल है, तमाम नियमों का पालन वोटरों द्वारा किया जा रहा है और उसके साथ ही वोटिंग जारी है। वोटर्स क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं चुनाव मैदान में, किस प्रकार से किसका क्या रुख है वोटर्स के साथ, ये देखेंगे। तो सबसे पहले अनूपपुर की ओर रुख करते हैं। 54 से अधिक वहां पे वोटिंग हो चुकी है। 59.30% अशोकनगर में है वोटिंग प्रतिशत, जहां पर वोटिंग हुई है। वहीं 72.36% बदनावर में वोटिंग हुई है। वोटर्स की जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है, वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। बमोरी में 68.84% वोटिंग हुई है। तो वोटर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर। 60.57% वोटिंग भाडेर में भी हुई है। तो वोटिंग प्रतिशत लगातार इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। ब्यावरा में बात करें तो 72.14% वोटिंग हुई है। तो खासी वोटिंग देखी जा रही है। 49.20% वोटिंग डबरा में हुई है, जहां पर वोटर्स काफी उत्साहित दिख रहे हैं। अब देखना होगा किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। लेकिन दिमनी की बात करें तो 52.78% मतदान अब तक वहां पर हो चुका है। वहीं बात करेंगे गोहद की तो 44.64% मतदान वहां हुआ है। तो प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। वोटिंग प्रतिशत है ये जो लगातार बढ़ रहा है। 40.90% वोटिंग अब तक ग्वालियर में हो चुकी है। लगातार उत्साह वोटर्स में काफी ज्यादा है, क्योंकि कोरोना का संकट काल था और सबसे बड़ी चीज, बहुत बड़ा संग्राम है ये। ग्वालियर पूर्व में बात करें तो 35% से भी अधिक वोटिंग वहां हुई है। 63.64% वोटिंग हाट पिपलिया में हुई है। तो लगातार किस प्रकार से वोटिंग का जो आंकड़ा है, वोटर्स का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। जौरा में 55.0% वोटिंग वहां पर भी हुई है। वहीं करेरा की बात करें 63.01% वोटिंग करेरा में हुई है। तो वोटर्स में खासा उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। बड़ा मलहरा की बात करेंगे 60.64% वोटिंग बड़ा मलहरा में हुई है। तो बात करें अगर मांधाता की तो 56.65% वोटिंग मांधाता में हुई है। तो किस प्रकार से 28 सीटों पर उपचुनाव में वोटर्स का उत्साह है ये साफ जाहिर है। तो 50.27% की जो वोटिंग है वो महगांव में हुई है। वोटिंग का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। मुरैना में 45.20% वोटिंग हुई है। और इसी के साथ बात करेंगे मुंगावली की 61.98% वोटर्स ने अब तक वोट डाले हैं अपने। तो खासा उत्साह देखा गया है। नेपानगर की बात करें तो 62.97% वोटिंग नेपानगर में भी हुई है। तो किस प्रकार से वोटिंग हो रही है, किस प्रकार से वोटिंग का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। पोहरी में 65.1% वोटिंग पोहरी में भी हुई है। सांची की बात करेंगे 60.08% वोटिंग सांची में हुई है। तो किस प्रकार से वोटिंग का जो आंकड़ा है, वोटर्स में उत्साह है, क्योंकि कोरोना का संकट काल था साफ तौर पर। 63.74% सावेर में वोटिंग हुई है। 41.79% वोटिंग सुमावली में भी हुई है। तो उत्साह और इंक्रीमेंट साफ तौर पर देखा जा सकता है। 62.22% की जो वोटिंग है वो सुर्खी में हुई है। तो किस प्रकार से 28 सीटों पर उपचुनाव है और क्या है ये वोटिंग का आंकड़ा, वोटर्स का प्रतिशत क्या है, वोटिंग का प्रतिशत क्या है, ये साफ तौर पर जाहिर है। और इसी के साथ आगे रुक करेंगे और हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी जुड़ी हुई हैं। ओवर टू यू मैम। प्रेरणा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने वोटिंग प्रतिशत बताया, अभी सुबह 7 बजे से जो है वो मतदान जारी है और अभी तक 4 बजे तक की जो आंकड़े थे वो अभी हमारी सहयोगी प्रेरणा ने हमें बताया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है कई उपचुनाव के क्षेत्रों में जो है कई जगह जो है वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई है। तो अब इसका मायने क्या है, ये सब जो है हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं प्रकाश मीर चंदानी जी, हमारे साथ हैं जितेंद्र मिश्रा जी और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप सबका
IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी, प्रकाश मीर चंदानी जी, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरह से अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज इस बार कई विधानसभा सीटों में ज्यादा दिख रहा है, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए मुक्ता जी, जहां जहां भी वोट प्रतिशत जब जब ज्यादा हुआ है तब तब भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतती है। और ये आप 2003 से लेकर आप ये अभी तक का ट्रेंड देख सकते हैं, 2018 तक का। जब जब भी वोटिंग परसेंटेज हुआ तब तक भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। और वैसे तो ये बेसिकली पहली बार कांग्रेस यहाँ पर अपना चंबल और ग्वालियर संभाग में थोड़ा सा इस बार आ गई थी, कुछ वोटों के कम अंतर से। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है या वर्तमान में जो परिस्थिति रही है कांग्रेस पार्टी की कर्ज माफी और उसके कारण से जो उत्साह मेरे को दिखता है, उसके कारण से मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। और जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि 28 की 28 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। और मैं आपको और पूरे समाज को बधाई देना चाहता हूँ। जी, 28 की 28 सीट केवल भाजपा नहीं, कांग्रेस भी क्लेम कर रही है कि वो जीतने जा रही है। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी हैं, क्या कहेंगे आप? 28 की 28 सीट बीजेपी भी क्लेम कर रही है वो जीत रहे हैं, कांग्रेस भी क्लेम कर रही है वो जीत रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से उत्साह जो दिख रहा है, कई जगह पे जो उत्साह दिख रहा है वोटर्स का, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग भी बार बार निवेदन करते रहे, आप लोगों ने भी निवेदन किया है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। और इस बार मतदाता जागरूक दिख रहा है, क्योंकि इस बार जो चुनाव मध्य प्रदेश में है वो उपचुनाव नहीं है बल्कि सरकार के अस्तित्व का सवाल है। इसलिए कहीं ना कहीं मतदाताओं में एक जोश दिखाई दे रहा है। मैं ये बता सकता हूं, जहां तक सब लोगों का मानना है कि जब जब परसेंटेज वोटिंग का बढ़ता है तब लग सत्ता के खिलाफ आक्रोश होता है वो। और ये हमने कई चुनावों में देखा है। तो अभी भी उसी तरह के रुझान आते दिख रहे हैं। आप ये देखिए, 10:30 बजे के आसपास 17, 18, 19% वोटिंग हो जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि सरकार के खिलाफ आक्रोश है जो जनता व्यक्त करने जा रही है। जिस उत्साह के साथ वोटिंग कर रही है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो रहा है। जी, देवदत्त दुबे जी, आपसे पूछूंगी, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? जी जी, चलिए प्रकाश जी आपसे पूछूंगी। आप कह रहे हैं, देखिए मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस भी क्लेम कर रही है कि 28 की 28 सीट जीतेंगी, बीजेपी भी क्लेम कर रही है 28 की 28 सीट जीतेंगी। क्या लग रहा है ये जो गद्दार का इशू जो कांग्रेस ने इतना बढ़ चढ़ के उठाया, जो जनमानस तक पहुंच गया है, गद्दारी का इशू, और समय से पहले जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, नोट वर्सेस वोट जो है, और जिस तरह से जो बात आ रही है कि गद्दारी हुई, सिंधिया ने गद्दारी की, उनके साथ जो विधायक आए गद्दारी की, बीजेपी ने जो है सत्ता को खरीदा, ये क्या लग रहा है इसका? इन मुद्दों का असर है कि बढ़ चढ़ के जो है ये वोटिंग हो रही है, वोटिंग प्रतिशत इतना बढ़ गया है? देखिए मुक्ता जी, कांग्रेस ने जैसी सत्ता संभाली थी 2018 में, तो उस समय इन्होंने वहीं से इन्हें झूठ बोलना शुरू कर दिया था और लगातार आज भी झूठ बोल रहे हैं। आज मुझे बताइए कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत अच्छी सरकार चलती होती या ये अपने किए हुए वादों को निभाते होते, तो क्या मुझे बताइए, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इनसे कोई मुख्यमंत्री का पद तो मांगा नहीं था? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा था कि अपन ने जो वादे किए हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर उन्होंने और कांग्रेस पार्टी के साथ जो जनता के लिए जो वादे किए थे उसका क्रियान्वयन करने के लिए वो कह रहे थे। उनके मन माफिक भी इन्होंने मंत्री बनाए थे, सब कुछ हुआ था। आखिर क्या कारण था? और आज वही व्यक्ति जो सज्जन व्यक्ति है, जो जनता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, जो जनता की सेवा करने के लिए अपने 22 मंत्रियों का, अपने 22 विधायकों का इस्तीफा होता है और वो जनता की दरबार में जाते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता ही आपको राजा बनाती है और जनता ही आपको रंक बनाती है। अब मुझे एक चीज बताइए, जो व्यक्ति ऑलरेडी राजा बना हुआ था उसको क्या आवश्यकता पड़ी थी एक सिद्धांत की राजनीति को? ये गद्दार बनाम नोट और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझती नहीं है क्या? मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि इन्होंने क्या किया था। आते साथ जो ये जो
जो चीजें करते जा रहे थे लगातार, ये उसी की परिणति थी। और उसके कारण से इन्होंने किसान कर्ज माफी पे झूठ बोला, इन्होंने युवाओं से झूठ बोला, इन्होंने महिलाओं से झूठ बोला, इन्होंने जितना भी जो यहाँ पर उद्योग बहुत इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर, तमाम जितनी बातें करी थी। आज लाडली लक्ष्मी योजना के हम 28,000 से बढ़ाकर 51,000 पैसे कर रहे हैं, रुपए कर। ये उसके कारण से ये सारा विषय बना। हेलो जी, चलिए जितेंद्र जी आपके पास आऊंगी। देखिए, क्या लग रहा है आपको, अगर हम बात करें तो ये गद्दार का इशू क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा, लाभ पहुंचाएगा? क्योंकि जैसे अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाती है तो ये हम लोगों ने भी देखा है, कई बार देखा, कई चुनाव में देखा, हालांकि ये उपचुनाव है, ये मेन चुनाव नहीं है। जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं वो उसको इस तरह से देखते हैं कि ये जो सत्ता के विरुद्ध वोटिंग होती है। तो क्या कांग्रेस ये सोच के जो है आश्वस्त है कि ये जितनी भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है ये आपके फेवर में जा रहा है? देखिए मुक्ता जी, मैंने पहले भी कहा कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब तब सत्ता के आक्रोश को दर्शाता है वो, और सरकार के खिलाफ जाता है। अभी मैं प्रकाश जी को सुन रहा था, सिंधिया जी ने क्या मांगा क्या नहीं मांगा। प्रकाश जी को शायद ज्यादा मालूम होगा हमसे ज्यादा कि क्या मांगा क्या नहीं मांगा। तो मेरा ये कहना है कि मुक्ता जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में आपने भी देखा होगा, वरिष्ठ पत्रकार है, कि इस तरह की राजनीति को कभी प्रश्रय नहीं दिया गया, आया राम गया राम की तरह, जैसे बगल में यूपी और बिहार और दूसरी जगह देखने को आता है। मध्य प्रदेश में साफ राजनीति, साफ चरित्र की राजनीति, इसीलिए यहाँ दो दल ज्यादा आपने देखा सत्ता में रहते। यहाँ पर ये दो चार दूसरे लोग आने की संभावना, क्योंकि मध्य प्रदेश का चरित्र है। मध्य प्रदेश आया राम गया राम में विश्वास नहीं करता है, और यही बात मध्य प्रदेश में लागू हुई है। क्योंकि जब 35 करोड़ रुपए के आरोप लगे, और हमने नहीं कहा कि सौदा कितने में हुआ, आपके प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक दिन पहले बोला कि 35 करोड़ का ऑफर है, दूसरे दिन आपने ज्वाइन किया, तो समझ में आया कि 35 करोड़ रुपए आपका रेट है। जी चलिए, ये डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम सुन लेते हैं भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा से खास बातचीत की, और उन्होंने जीत का दावा किया। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा जो है 28 की 28 सीट जीतेगी। आइए देखते हैं ये। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आज मतदान होने जा रहा है, अब क्या उम्मीद है? कांग्रेस भी बहुत सारे आरोप लगा रही है। कांग्रेस का काम ही यही है। आज ट्रेंड देख करके कांग्रेस को लग रहा है कि अब क्या होगा। जिस प्रकार से जनता मतदान कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान हो रहा है, और कांग्रेस के लोगों ने कल से ही गुंडागर्दी शुरू कर दी। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए, बदनावर के अंदर हमला किया, हमारे प्रत्याशी के भाई के ऊपर। जिस प्रकार से अभी मुरैना के अंदर हमला किया, कल ग्वालियर में हमारे प्रत्याशी के भाई पर हमला किया। तो इस प्रकार से कांग्रेस पुनः अपने उसी चरित्र में गुंडिज्म और धनबल के आधार पर जो आगे बढ़ने का प्रयास उसने किया है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता सक्षम है, प्रत्येक बूथ पर इनको जवाब देने की उसकी तैयारी आज से नहीं, बहुत पहले से है, और वो इनको जानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शालीनता के साथ प्रत्येक बूथ पर रणनीति के तहत अपना चुनाव अभियान में जुटे हैं। और जिस प्रकार का ट्रेंड दिख रहा है, हम ऐतिहासिक मतों से 28 की 28 सीटें जीतेंगे। मंगलवार का दिन है और कमलनाथ जी अपने आप को हनुमान भक्त मानते हैं, मंगल मानते हैं। क्या हनुमान भक्त आज ही मानते हैं कि पहले, इसके बाद भी मानेंगे अपने आप को, या पहले मानते थे क्या? देखिए, ये इस प्रकार के, मैं अगर इसको ढोंग भी कहूं तो कम नहीं है। ऐसे ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को तो हम सब तो हमेशा मंगलवार हनुमान जी के भक्त हम सब तो हमारे हृदय में है। हम तो लगातार भगवान की पूजा करते हैं, उनको उनके आधार पर, उनके विश्वास पर हम लोग तो काम करते हैं। अब लेकिन कमलनाथ जी को आज हनुमान जी दिखने लग गए। इससे पहले कमलनाथ जी तो भगवान राम के अस्तित्व को भी नहीं मानते थे। इससे पहले तो राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानते थे। इससे पहले देश के संविधान को भी आप नहीं मानते थे, ना आज भी मानते हैं। तो कमलनाथ जी, ये छल और कपट कम से कम भगवान को तो छोड़ो, बाकी जनता के बीच जाओ, जनता इसका जवाब आपको जरूर देगी। और दिग्विजय सिंह ने स्वीकार कर ही लिया है।
भारतीय जनता पार्टी 28 के 28 सीट जीतने के लिए आश्वस्त है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर खेल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ संदीप मिश्रा, इंडी 24 भोपाल। उधर दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने ईवीएम पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर भी क्वेश्चन मार्क किया है। आइए सुन लेते हैं कि क्या कहा दिग्विजय सिंह ने। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जिन पुलिस सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टरों की हम लोगों ने शिकायत की थी, उनके बारे में काफी शिकायतें आ रही हैं और हमने माननीय चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि थानेदारों के खिलाफ शिकायत आई है उनको फील्ड से तत्काल हटाया जाए। सुमावली में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, खुलेआम कट्टे लहराए जा रहे हैं। मुरैना शहर के पास जो पोलिंग है, बिस्मिल नगर, जौरी आदि, उन सब पर वो सारे लोग जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनको सबको खुली छूट मिली हुई है। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को हटा दिया गया और बूथ कैप्चर करने की प्रक्रिया चल रही है। जनता कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ जी के प्रति सहानुभूति है। मैं ईवीएम के मामले में आज से नहीं कह रहा हूँ, 2003 से इस मामले में कह रहा हूँ कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। उधर शिवपुरी के पोहरी में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, मतदान करने से इनकार कर लिया है। शिवपुरी के पोहरी में ग्रामीणों ने मतदान का किया बहिष्कार। विस्थापन और मुआवजे की मांग को लेकर मतदान का किया बहिष्कार। तो ये बड़ी खबर आ रही है शिवपुरी के पोहरी से, जहां ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। पोहरी में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। एक भी वोट नहीं वहां पे डले हैं। प्रशासन की समझाइश के बाद भी नहीं माने ग्रामीण। ये बड़ी खबर है शिवपुरी से, जहां पोहरी में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। चलिए हम आगे अपने चर्चा को बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं प्रकाश मीरचंदानी जी और जितेंद्र मिश्रा जी। हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से अगर हम बात करें कई सीटों पे जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, तो उसका क्या मायने हैं, कौन से इश्यूज हैं, क्या जनता सोच रही है। तो जितेंद्र मिश्रा जी, आप उस समय बता रहे थे कि किस तरह से जो है, क्या लग रहा है गद्दारी का इश्यू जो है उससे कांग्रेस को फायदा होगा? हालांकि अभी आपने सुना होगा जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनको ईवीएम पर जो है विश्वास नहीं है। देखिए, गद्दारी का जो इश्यू है ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता में आक्रोश का विषय है। जिस तरीके से जलबल के आगे धनबल का उपयोग करके पिछले दरवाजे से सरकार बनाई गई, उसको लेकर मध्य प्रदेश में एक तगड़ा आक्रोश है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के ये जो बिकाऊ लोग थे, ये जब प्रचार में जा रहे थे तो इनका विरोध, इनको काले झंडे लगातार दिखाई जा रहे थे। इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता इस सरकार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। अभी जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम पर उनका विश्वास नहीं है, उसको आप किस रूप ले रहे हैं? स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए मुक्ता जी, सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को देखते हुए कुछ भी कर सकती है, इसकी आशंका बनी हुई। आप ये देखिए, मेगांव में हमारे प्रत्याशी के भाई को वोटिंग शुरू होने के 20 मिनट बाद बंद कर दिया गया, जो अभी तक छोड़ा नहीं गया। एक चीज
सुमावली में क्या हुआ, किस तरीके से कट्टे की नोक पे फायर करके बूथ पे जो गए हैं लोग, तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती है? भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत रही होती तो क्या ये सारी चीजें होती? सरकार के संरक्षण में ये सारी की सारी गतिविधियां हो रही है। आप ये देखिए, खाली सुमावली और मेगांव की बात नहीं है, मुरैना में क्या हो रहा है, करेरा में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ईवीएम पे कब्जा करने की, कहीं ना कहीं बूथ पे जबरदस्ती वोट डालने का प्रयास है। उसको लेके हमने शिकायत भी करी है और हम लगातार चुनाव आयोग से शिकायत लगातार करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम बारीकी से नजर रखे हुए इन सब घटनाक्रमों पर और लगातार चुनाव आयोग को जी, हमारे साथ देवदत्त दुबे भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? आपने देखा होगा अभी तक का जो जिस तरह से वोटिंग हो रहा है, वोटिंग पैटर्न है, जिस तरह की छुटपुट खबरें आ रही हैं, क्या है आपका आकलन क्या है? देवदत्त दुबे जी, चलिए प्रकाश जी आपके पास आऊंगी। आपने सुना होगा अभी भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी को एकदम कॉन्फिडेंस से लवरेज, आत्मविश्वास से लवरेज, जिस तरह से वो कह रहे थे कि बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा इस उपचुनाव में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता ने बहुत मेहनत करी है और जनता के बीच में हमने अपनी बात रखी है और कांग्रेस के कुशासन को भी सामने रखा है। कांग्रेस की जो वादा खिलाफी रही है, ये बार बार कांग्रेस फिर गलती कर रही है कि पहले तो शिवराज जी की छवि बिगाड़ने की 2018 के चुनाव से पहले इन्होंने करी थी। अब इस बार इन्होंने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस बहुत शॉर्ट टर्म मतलब गेन करना चाहती है, मेहनत नहीं करना चाहती, अपने वादों पर खरा नहीं उतरना चाहती है। बार बार ये गद्दार कहना, मुझे एक चीज समझ में नहीं है कि अगर भाई आपके टिकट पे विधानसभा व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था तो उसका नैतिक अधिकार था कि उसने अपने आपके वादा खिलाफी से और आपके विचारों से असहमत होते हुए उनने उस पद से इस्तीफा दे दिया। मुक्ता जी इनसे ये पूछे कि कोई व्यक्ति एक सरपंच के पद से इस्तीफा नहीं देता और वो व्यक्ति आगे बढ़कर विधानसभा के पद से इस्तीफा देता है, और 12 तो मंत्री के पद से इस्तीफा दिया 12 लोगों ने। तो आप मुझे बताइए, उन्होंने तो त्याग किया, उन्होंने तो जनता के लिए जो उनकी जो लायबिलिटी थी, जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, उसको निभाने के लिए उन्होंने अपना काम किया। अब उस बात को गलत प्रचारित करके कि साहब गद्दारी हो गई, अरे कमलनाथ, आप जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उसके साथ गद्दारी हो सकती है, आप जो गलत काम कर रहे थे उसके साथ गद्दारी हो सकती है, आप जो वादा खिलाफी कर रहे थे उसके साथ गद्दारी हो सकती है, लेकिन जनता के प्रति तो इन विधायकों की वफादारी रही है। जनता के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया था, जनता के लिए जो उन्होंने काम करने की जो शपथ ली थी विधानसभा के अंदर, जिन्होंने संविधान की रक्षा के लिए जो शपथ ली थी, वो सारी की सारी लोगों के साथ उन शपथ का अक्षरशः उन्होंने पालन किया। चलिए पूछ लेती हूँ, देवदत्त दुबे जी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका आकलन जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? आपने देखा होगा सुबह से जो लगातार वोटिंग चल रही है, जिस तरह से छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं पूरे सब इन चीजों को? ये देख रहा हूँ कि आजादी के बाद से दिन प्रतिदिन लोकतंत्र बहुत मजबूत होता जा रहा है। मतदाता बहुत जागरूक हो गया है, ना उसने कोरोना काल की चिंता की, ना नेताओं ने जो बड़बोलेपन बोले, किसी भी नेता ने कोई कसर नहीं छोड़ी इन चुनाव में। कहाँ गद्दार, खुददार, खलनायक से लेके कुत्ता और क्या क्या टाइगर और जो शब्द मतलब डिक्शनरी में शब्द कम पड़ गए जो नेताओं ने उपयोग किए। हो सकता था, मुझे एक शंका थी कि नेताओं के इस तरह बिगड़े बोल से जनता एक बार निराश हो कि आप लोग ये क्या बोल रहे हैं, आपको हम दिशा निर्देश देते हैं, आपका नेतृत्व हम स्वीकारते हैं और आपके बताए मार्गदर्शन पे हम चलते हैं और आप लोग इस तरह की वार्तालाप करोगे। किसी भी नेता ने कोई कसर नहीं छोड़ी और इतने हड़बड़ी में थे कि सब बिगड़े बोल कह रहे थे, कोई किसी को कुछ कह रहा था, कोई किसी की अपील कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं ने जो सुबह से न कोरोना की चिंता की, न किसी बात की और अपने मताधिकार के उपयोग के लिए जिस तरह से निकला है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और मुझे लगता है कि इसमें दोनों तरफ से जो प्रयास किए गए मतदाताओं को प्रभावित करने के, उससे ज्यादा कहीं जो प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जो
जो छवि बनाए होगा वो उसी तरफ जाएगा। कोई गद्दारी के कारण हो सकता है चुनाव हार जाए, और जिसने खुददारी निरूपित कर ली होगी अपने मतदाताओं के बीच, वो खुददारी के रूप में अपना चुनाव जीत जाएगा। मतदान दोनों तरफ से बहुत हो रहा है। वैसे भी उपचुनाव में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता नेता उन क्षेत्रों में सिमट जाते हैं और एक एक वोट से संपर्क किया जाता है। इसके कारण भी मतदान भारी हुआ, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है और नेताओं को सबक लेना चाहिए कि वो इस तरह के बिगड़े बोल ना बोले, अच्छे सिद्धांतों की, मुद्दों की बात करें। कहीं मुद्दों की कमी है क्या? बेरोजगारी है, महंगाई है, राष्ट्रवाद है, बहुत सारे मुद्दे हैं जी जिनको बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही देवदत्त जी। आपने कहा कि देखिए ये जनता जागरूक है, निकल के वोट कर रही है, इसमें दोनों पार्टियों का योगदान है, बीजेपी, कांग्रेस और प्रत्याशी जो चुनाव के मैदान पे हैं। जितेंद्र जी आपके पास आऊंगी। 2018 में कांग्रेस का नारा था, बीजेपी का नारा था माफ करो महाराज। अब कांग्रेस कह रही है माफ करो महाराज। महाराज ही है टारगेट। 2018 में बीजेपी के थे, इस बार कांग्रेस में आपके हैं माफ करो महाराज। महाराज को माफी मांगी जा रही है महाराज से। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से 2018 से माफी मांगी जा रही है। मुक्ता जी, हाँ। कांग्रेस तो कुछ नहीं कह रही थी, हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महाराज माफ करो महाराज कह रही थी। हाँ। अच्छा, इनके जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 1000 पन्नों की फाइल लेके घूमते थे कि सिंधिया को भूमाफिया बताते थे। अभी जब इनसे आप सवाल करो, चाहे वो शिवराज सिंह हो, चाहे इनके बीडी शर्मा हो, चाहे वो प्रभात झा हो, अब ये कहते हैं सिंधिया के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। बल्कि एक बयान में तो प्रभात झा ने कहा मेरे मुंह में उंगली भी डाल दो तो नहीं बोलूंगा। तो अब आप देखिए किस तरह के सिद्धांतों की बात करते हैं। नहीं देखिए, ये पॉलिटिक्स में, देखिए पॉलिटिक्स में ये सिंधिया जी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। ये तो हम लोग कितने सालों से देखते आ रहे हैं। जब दल बदल जाता है, कई लोगों ने दल बदला है, तो उसके बाद वो कैसे वो बयानबाजी करेंगे? नहीं, देखिए इसमें प्रभात झा ने ये भी कहा था कि वो कैसे सिंधिया को का क्रिटिसिज्म करेंगे। आखिर में सत्ता पे काबिज तो सिंधिया के कारण ही हुई है ना बीजेपी यहाँ पे। हाँ, तो बस मेरा भी यही कहना है। हाँ। कि अगर सत्ता में काबिज सिंधिया की वजह से हुए तो सारे आरोप धुल गए, वो गद्दार से वफादार हो गए। हाँ। वो भूमाफिया से भगवान हो गए। एक चीज, दूसरी चीज आप ये देखिए, अभी सिद्धांतों की बात हो रही थी, संविधान की बात कर रहे थे प्रकाश जी। जिस पार्टी ने, मुक्ता जी, कई साल तक राष्ट्र ध्वज को ध्वज नहीं माना, जिसने संविधान का कश्मीर के अंदर आपने देखा कि एक बात करते थे कि एक विधान, एक संविधान, एक देश, वो 2 संविधान के नीचे सरकार बनाता है, जो 2 दलों के 2 झंडों के नीचे सरकार बनाता है। इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ये तो गद्दारी का इतिहास इनका पुराना रहा है। इन्होंने अंग्रेजों के समय भी देश में गद्दारी। अच्छा, 1 मिनट आपको रोकूंगी जितेंद्र जी। अगर गद्दारी की बात कर रहे हैं, आप सिंधिया को गद्दार बुला रहे हैं, तो ये बताइए वो तो कांग्रेस में थे इतने सालों से, आप लोगों ने एक बार भी उनको गद्दार नहीं बुलाया। आप लोगों ने कांग्रेस से कभी भी झांसी की रानी की बात नहीं की। मुक्ता जी, मैं सिंधिया के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के गद्दारी के इतिहास को बता रहा हूँ। अंग्रेजों के साथ गद्दारी का इतिहास इनका है। अंग्रेजों के साथ वफादारी की इन्होंने, देश के साथ गद्दारी करी। इन्हें सिंधिया की गद्दारी नहीं नजर आ रही। आपको भी नजर नहीं आई, कांग्रेस को भी नजर नहीं आई, कांग्रेस को भी नजर नहीं आई सिंधिया जी की गद्दारी। जब तक वो आपकी पार्टी में थे, आप लोगों ने गद्दारी की बिल्कुल बात नहीं की। चलिए हम लोग उपचुनाव के इश्यूज पे आ जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार में आ जाते हैं। उपचुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, क्या रहेगा, हम इस विषय पे बात करते हैं। अभी उपचुनाव है, जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत हो रही है, बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने मैंने जब शुरुआत की थी, चर्चा की, तो यही पूछा था क्या लग रहा है, क्या मतदाता जागरूक है इसलिए वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो रही है, या सत्ता के खिलाफ वोट है, या लोग जो है चाह रहे हैं ये जो 22 विधायक जो लड़ रहे हैं उपचुनाव, जो सिंधिया के साथ आए थे, उनके फेवर में ये वोट हो रहा है। ये है। देखिए मुक्ता जी, जहां तक सारे समीक्षकों का अनुमान है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ के आता है तो निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ जाता है। और इस मध्य प्रदेश में ये दिख भी रहा है कि किसानों के कर्ज माफी के साथ आपने देखा जो अन्याय हो गया, क्योंकि किसान तो ये उम्मीद लगा के बैठा था कि 50,000 का कर्ज माफ हुआ, 1 लाख का हुआ, अगले चरण में 2 लाख रुपए का होगा। एक चीज और देखिए, 100 रुपए में
100 यूनिट बिजली जो मिल रही थी वो गरीब के लिए बहुत बड़ी चीज थी। आप ये देखिए 300 रुपए से बढ़ा के अगर पेंशन हुई थी तो सीधी उसकी जेब में जा रही। इस तरह से लोगों को एक आशा बंधी थी इस सरकार से। चलिए पूछ लेती हूँ, प्रकाश जी आप क्या कहेंगे? क्या ये सरकार के खिलाफ, आपकी सत्ता के खिलाफ, कोरोना में जिस तरह से जो त्राही त्राही मची उसके खिलाफ ये वोट है? देखिए मुक्ता जी, कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार ये हल्की बातें कर रहे हैं, गद्दार, खुद्दार, ये वो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमने 15 साल की जो सरकार चलाई थी 2003 से 2018 तक, जब दिग्विजय सिंह जी का सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, आप इनसे ये पूछिए कि कितने हजार हेक्टेयर भूमि पर ये सिंचाई होती थी। वो बढ़ते 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 आज 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर हुई शिवराज जी के शासन में। किसानों को राहत मिली, सब दूर चारों तरफ सिंचाई का रकबा बढ़ गया। दूसरा, बिजली होती ही नहीं थी मध्य प्रदेश में। मुक्ता जी, आप इस भोपाल की रहवासी रही हैं, आप भी बताइए कि मई जून के महीने में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे तब बिजली कभी भी चली जाती थी। आदमी आधी रात को भीषण गर्मी में उठ के बैठ जाता था। आज वो बिजली 24 घंटे मिल रही शिवराज जी के शासनकाल के कारण से। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में सड़कें नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सरकार आई उसके बाद सड़कों का जाल बिछा और लगभग हर मजरे टोले तक सड़क पहुंच गई। आप मुझे बताइए, प्रत्येक ग्राम पंचायत तक स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंच गए। स्कूलों की हर पंचायत में हाई स्कूल तक का, मिडिल स्कूल तक की व्यवस्था की गई। ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे कांग्रेस ने बात ही नहीं करी और न करना चाह रही है। आप तो केवल गद्दार और खुद्दार, जबकि इनकी बात को जनता सिरे से खारिज कर रही है। जिस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया वो गद्दार कैसे हो गया भाई? तेरा तुझको अर्पण, तुम्हारी सीट थी, तुमको लौटा दी इस्तीफा देके, विषय खत्म हो गया। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गद्दारी की। लोकतंत्र में संख्या बल के आधार पर सरकारें बनती और हटती हैं। अगर आपका संख्या बल बनता कि वो जाके अपना ये करे, वो जाके अपनी बात रखे राज्यपाल के पास, इसलिए उनको सरकार बनाने के लिए बुलाया गया। अब ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि गद्दार हैं, खुद्दार हैं, फलाना है, ये बार बार झूठ बोल के, क्योंकि 15 महीने में इन्होंने कोई काम नहीं किया किसी भी क्षेत्र में, न महिलाओं में, युवाओं में, न बेटियों में, न बेटों में, न किसी बेरोजगारी के लिए, न कोई डेवलपमेंट, न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम नहीं किया। जी चलिए, ये देखिए, ये बात तो सही है प्रकाश जी जो कह रहे हैं। ये कह रहे हैं देखिए ये डेमोक्रेसी है और संख्या बल पे जो है वो सत्ता पे काबिज होते हैं। तो जब संख्या बल, जब जितने नंबर्स जो चाहिए वो जब बीजेपी के पास आ गए तब तो वो सत्ता पे काबिज होगी ना। ये जितेंद्र जी आप इस बात को मानेंगे ना? ये बात तो आप भी मानेंगे, जो आपके यहाँ से जो सिंधिया जी और विधायक निकल के गए 22 के 22 लोग यही तो बताते हैं वो बार बार कि कमलनाथ जी अपने घर को नहीं संभाल पाए, नहीं समेट पाए लोगों को, एक बार भी उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की। तो ये चीज तो है ना, आप जब अपने ही घर को नहीं संभाल पाए तो बीजेपी को दोष देने का क्या मतलब है? संख्या बल उनके पास आ गई, उन्होंने सत्ता ले ली। मुक्ता जी से पूछिए, 2 लाख जनता का जनप्रतिनिधि, उसका एक व्यक्ति नहीं सुने। कमलनाथ जी को इतना घमंड और अभिमान था, सामंतवादी सोच उनकी इतनी प्रबल थी कि वो 2 लाख लोगों का प्रतिनिधि उसको कहते थे चलो हो गया तुम्हारी बात। मुक्ता जी मुझे भी बोलने दीजिए। क्या करेगा? जी बोलिए जितेंद्र जी, बोले। मुक्ता जी, संख्या बल की बात करने वाले लोग, इनके पास गोवा में क्या संख्या बल था? इनके अमित शाह का बयान आता है कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस विजयी जुलूस निकाल लेगी तो भी हम सरकार बना लेंगे। ये इनके मंसूबे हैं। ये संख्या बल की बात कहां से करेंगे? और संख्या बल में तो जनता ने हमें सरकार में बैठाया था। किस तरीके से पिछले दरवाजे से आपने एंट्री करी, ये कोई छिपा हुआ नहीं है। दूसरी चीज आप ये देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध हमने चलाया, भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं कर पाई। लेकिन जब भूमाफिया का नंबर आया तो चूंकि ये तो सब भूमाफिया लिप्त लोग हैं, इनको लगा कि हम सब अंदर जाने वाले, इसलिए इन्होंने इस तरह की साजिश रच दी। ये तो इनको आपने कहां से बुला लिया है, ये किसी बात को मानने के तैयार नहीं है। प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं है। आप ये देखिए किस तरीके से ये जनता के आदेश को ठुकरा रहे हैं।
जिस तरीके से सरकार कांग्रेस की जनता ने बनाई उसको आपने पिछले दरवाजे से गिरा दी और उसके बाद भी उसको जस्टिफाई करने में लगे हो आप। सिंधिया जी अगर गए हैं तो किस तरीके से गए हैं आपने देखा। आप कह रहे हो गद्दार का मुद्दा, अरे ये कोई दल बदल नहीं है, ये तो सीधा सीधा बिकाऊ का मुद्दा है जो मध्य प्रदेश में चल रहा है। नहीं देखिए, यहाँ तो एक बात आ रही है ना जितेंद्र जी, आप संभाल नहीं पाए, कांग्रेस संभाल नहीं पाई अपने घर को, ये मुद्दा तो बार बार आ रहा है ना, ये बात तो सामने आ रही है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि पैसे का लेन देन किया, निश्चित तौर पर इंसान है। इन्होंने जो हमारी पार्टी में बिकाऊ लोग थे जिनका ईमान पार्टी के साथ नहीं था वो बिके हैं। अच्छा मुक्ता जी, यही इनसे बात हम पूछिए। जनता से कहते हुए जा रहे हम अच्छा, बिके नहीं। जनता- ये जो जनता- बिके लोग हैं इनके खिलाफ ही तो जनता में जा रहे हैं और जो आक्रोश है वो जनता में इन्हीं के खिलाफ तो है। हम ये तो नहीं मानते हैं कि इनका कोई रातों रात। देखिए मुक्ता जी, एक दिन पहले आप कहते हो बयानों में कि हमने 250 करोड़ के अपने विधानसभा में कार्य कराए, रातों रात क्या हो जाता है कि सुबह आप कहते हो हम काम नहीं करा पाए। हजारों सोशल मीडिया अकाउंट भरे इन मंत्रियों के जो गए हैं, जो कह रहे हैं कि हमने कर्ज माफी के सर्टिफिकेट दिए, हमने गौशाला का उद्घाटन किया, गौशाला का भूमि पूजन किया। एक दिन रात में क्या हो जाता है कि आपको लगता है कि काम नहीं कर पाए। 11 महीने 12 महीने की सरकार में आप इनके अकाउंट उठा के देख लीजिए। चलिए मैं पूछ लेती हूँ देवदत्त दुबे जी, आप क्या कहेंगे ये चुनाव में जिस तरह से जो मुक्ता जी एक मिनट जी। एक मिनट में पूछना चाह रहा हूँ। जी इन्होंने अभी बार बार आरोप लगाया कि साहब पैसे दे दिए। अच्छा, ये कर दिया वो कर दिया। आप मुझे ठीक पूछिए इनसे कि उसका कहीं ट्रांजैक्शन की कहीं कोई 1% भी डिटेल है आपके पास? या किसी आदमी ने कितने पैसे लिए, कहीं कुछ है आपके पास सबूत, कुछ तथ्य है? देखिए, तो आप जाइए ट्वीट अदालत किया था, सोशल आप- मीडिया पे डाला था रेड कार्ड, जिसके खिलाफ जो है वो 4 से 5 जो जिन लोगों का रेड कार्ड डाला था उन्होंने मानहानि का दावा भी किया। देवदत्त दुबे जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी मैं वही कि इस पूछना चाह बार रहा का हूं जो कि उपचुनाव न्यायालय है, में जिस तरह इनका से विश्वास मान नहीं है क्या? सम्मान की बात हो रही है, क्या लग रहा है जनता इसको समझ रही है? जिस तरह से सिंधिया ने कहा उनका अपमान हुआ, जिस तरह से 22 विधायक जो निकले उन्होंने कहा अपमान हुआ, क्या मान सम्मान इशू है इस उपचुनाव में? हेलो जी देवदत्त जी। जी, तमाम मुद्दे हैं इस चुनाव में। आपने देखा होगा कि ये सरकार 15 सालों के बाद कांग्रेस की सरकार आई थी, तो स्वाभाविक रूप से अपेक्षाएं ज्यादा थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। लेकिन जो सरकार जब 15 साल बाद आती है तो उसको बहुत सारी चीजें दुरुस्त करना पड़ती। फिर उसमें कोई एक नेता नहीं था, एक तरफ दिग्विजय सिंह थे, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, एक तरफ कमलनाथ थे। तो 3 ध्रुवों को साधना भी एक बड़ा मुश्किल काम था। और इसके अलावा बसपा सपा और निर्दलियों का समर्थन दिया हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये शुरू से ही जो सरकार चली, आप मंत्रिमंडल गठन में पहले समय ले लिया, फिर तमाम विभागों के वितरण में समय लिया, तो शुरुआत जरा डगमगा के हुई और फिर उसके बाद वो समझ नहीं पाई स्थिति। और सभी को जो अपेक्षाएं थी, जब उनका धैर्य खोने लगा कि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही। एक तरफ कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के विकास के कुछ इन्वेस्टर मीट कर रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे, वो सोच रहे थे पहले अभी हम विकास का बुनियादी ढांचा तैयार कर लें, फिर हम पार्टी को संभालें। लेकिन वो पार्टी संभाल नहीं पाए। प्रदेश अध्यक्ष कोई था नहीं, वही मुख्यमंत्री वही प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मुझे लगता है जो भाजपा ने शुरू से ही कह दिया था कि ये तो लूंगी लंगड़ी सरकार है, ये तो अब गिरी के कब गिरी सरकार है। और आपको पता होगा मुक्ता जी की 6 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भाजपा नेता मंचों से कहते थे कि 1 वोट से 2 सरकार। लोकसभा चुनाव में जहां भी भाषण देते थे, एक केंद्र में मोदी की सरकार और दूसरा हम प्रदेश में सरकार यहाँ पे बनाएंगे। रुकूंगी, आपको एक बड़ी खबर आ रही है मुरैना से, चलिए वहां रुक करते हैं। बड़ी खबर मुरैना से आ रही है जहां पे हवाई फायर हुआ है। बाबूलाल सोलंकी के घर के बाहर हवाई फायर हुआ है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मुरैना से। पूर्व सांसद बाबूलाल सोलंकी के घर के बाहर हवाई फायर हुआ है। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने चलाई गोली। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत। सुमावली विधानसभा क्षेत्र के जौरी गांव की है ये घटना। बड़ी खबर है, पूर्व सांसद बाबूलाल सोलंकी के घर के बाहर हवाई फायर हुआ है।
सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा घटनाक्रम। बाइक पर आए दो लोगों ने जो है हवाई फायर किया। बड़ी खबर मुरैना से इस वक्त पूर्व सांसद बाबूलाल सोलंकी के घर के बाहर हवाई फायर हुआ। बाइक पर आए दो बदमाशों ने चलाई गोली। चलिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। मुकेश, ज्यादा जानकारी लेते हैं कि क्या हुआ है ये घटनाक्रम के बारे में। जी बताएं मुकेश, इस घटना के बारे में डिटेल में बताएं। मुक्ता जी, मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा क्षेत्र में कुछ अपद्रव्यों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद बाबूलाल सोलंकी के घर पर फायरिंग की है। वो सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी कोई जानकारी मिल पा रही है कि ये कहाँ के, कुछ जानकारी मिल पा रही है, कुछ वो हुआ है, पहचान हुई है कौन थे ये दो जो युवक जो आए थे मोटरसाइकिल में? मुक्ता जी, इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेजों से उनकी तस्वीरों का मिलान कराया जा रहा है। जो भी अपद्रवी होंगे उनके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए इंदौर की ओर रुख करते हैं। इंदौर से भी एक बड़ी खबर आ रही है जहां पे एक कर्मचारी जो है फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा गया है। इंदौर से भी एक बड़ी खबर आ रही है, एक कर्मचारी फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ाया है। फर्जी मतदान करने वाला पकड़ाया इंदौर में। बड़ी खबर इस वक्त की। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का कर्मचारी कर रहा था फर्जी मतदान। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने पकड़ा फर्जी मतदाता को। बड़ा मलहरा से खबर आ रही है। एक 97 वर्ष बुजुर्ग ने वोट डाला है। छतरपुर से बड़ा मलहरा में 97 वर्ष के बुजुर्ग ने मतदान किया है। और उसको मतदान केंद्र तक उनके जो है फैमिली मेंबर्स उनको जो है गोदी में लेकर गए। तो ये एक अच्छी खबर है कि 97 साल के बुजुर्ग ने अपना वोट डाला बड़ा मलहरा में। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है कैसे फैमिली मेंबर्स 97 ईयर ओल्ड ये बुजुर्ग को लेकर आए, गोदी में लेकर गए और उन्होंने अपना मतदान डाला। 97 ईयर ओल्ड बुजुर्ग ने देखा। तो ये इसको आप इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि मतदान को लेकर कितना जो है लोगों में अंदर जोश है कि 97 ईयर ओल्ड जो बुजुर्ग को गोदी में उनके फैमिली मेंबर्स लेकर आए और उन्होंने अपना मतदान डाला है। बड़ा मलहरा की ये खबर है, सुखद खबर है। जी चलिए आते हैं, हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश जी हमारे साथ हैं, जितेंद्र जी हमारे साथ हैं, देवदत्त जी हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है क्या विषय रहेंगे, जिस तरह से बढ़ चढ़ के वोटिंग हो रही है कई विधानसभा की सीटों में, उसका क्या मायने है, कौन से इश्यूज हैं, क्या गद्दार इशू है, विकास मुद्दा है, क्या शिवराज सरकार का जिस तरह का कार्यकाल रहा ये अभी 15 साल पहले और अभी का जो 6 महीना वो इशू है, या 15 महीने की जो कांग्रेस सरकार थी जिससे जो रोष था लोगों के बीच में वो इशू है। हालांकि दोनों पार्टीज अपने अपने लेवल पे, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। वहीं हमने सुना वीडी शर्मा को, प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि नहीं, जनता जो है बीजेपी के पक्ष में वोट कर रही है और 28 की 28 सीट पे बीजेपी का जो है परचम लहराएगा। चलिए आती हूं आपके पास। प्रकाश जी क्या कहेंगे आप, किसका परचम लहराने वाला है जिस तरह से आप देख रहे हैं मतदान हो रहे हैं? देखिए मुक्ता जी, परचम का विषय नहीं है। हाँ। विषय तो ये है कि जनता को आपने सरकार से जो राहत दी वो आपने क्या राहत दी, जनता उस पर फोकस करती है। अब आप कहते रहिए कि वो पैसे से बिक गया या ये हो गया या वो हो गया, तथ्यहीन बातें।
एक भी बात का इनके पास कहीं कोई तथ्य नहीं है। अगर इनके पास कोई तथ्य है इस बात का, तो इनको जाना चाहिए था न्यायालय में, उसकी शिकायत करना चाहिए थी। और अगर ये तथ्यहीन बात कर रहे हैं और आज चुनाव दिनांक तक इन्होंने किसी बात का कहीं कोई तथ्य नहीं दिया और ये केवल झूठे आरोप लगाए, इसका अब इनको मानहानि के मुकदमे इनको ही झेलने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे बताइए कि 15 महीने की इनकी जो सरकार रही, शिवराज जी की 72 योजनाएं जो जनहित की थी, जिसमें 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो नमक, ये सारी योजनाओं पर इन्होंने पलीता लगाने की कोशिश की और इन्होंने इनको सारी योजनाओं को रोकने की कोशिश की। कौन सी योजना चलाते रहे कि यहाँ पर फिल्म स्टार लोग ज्यादा से ज्यादा आ जाएं, लोगों का ध्यान उस तरफ खिंच जाए और मैं अपनी जेबें भरता रहूं। ये क्या जनता महसूस नहीं करती है? क्या ये जनता को ये समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाह रहे थे? आप मुझे बताइए कि आपने बिजली, पानी, सड़क, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गांव-गांव में जो अपना ये मिल रहा है, मकान मिल रहा है, जो कुटीर बनने के लिए जो 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रधानमंत्री आप जी के अगर यहाँ से बिजली मिलते की बात हैं। कर रहे हैं प्रकाश जी, तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि एक चीज तो है, भले देखिए कांग्रेस की सरकार के समय बिजली बिल्स कम हो गए तो उसको लेके तो जनता में रोष है बीजेपी के प्रति। मुक्ता जी मेरी बात सुन लीजिए। ये पहले भी इन्होंने अर्जुन सिंह के समय, जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो 1 पत्ती कनेक्शन फ्री में देकर लोगों को मुफ्त में जो रेवड़ियां बांटी थी, उसकी परिणति थी कि एक लंबे अंतराल तक दिग्विजय सिंह के 10 साल के बंटाधार के कार्यकाल में हमारे प्रदेश में बिजली ही नहीं थी। आप ये फिर वही स्कीम चलाने की कोशिश कर रहे थे आप। भैया, जनता पैसा देना चाहती है और कहती कि हमसे भले पैसा लो लेकिन हमको सुविधाएं पूरी दो। लेकिन आपने क्या करा? मुफ्त की, हमें अपना पैसा भरना है, हमें अपनी जेबें भरना है, इसलिए हम मुफ्त की झूठी बातें करें। आत्मनिर्भर बनाने की बजाय इन्होंने व्यक्ति को उनके ऊपर निर्भर करने की कोशिश की कि हमको केवल हमारी तरफ देखिए, हम जैसा आपको नचाएं वैसा आप नाचिए। ऐसा नहीं होता है। चलिए पूछ लेती हूँ जितेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? व्यक्ति को स्वावलंबी बनाइए, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाइए। इस मध्य प्रदेश में संपदा को बढ़ाइए, इस मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, चलिए जितेंद्र जी को सुन लेते हैं, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करिए। वो मुद्दे नहीं है इनके पास, इनके मुद्दे झूठे हैं। मुक्ता जी, जितेंद्र जी को सुन लेते हैं। अरे भैया, आपकी सरकार आपके अल्पमत के कारण से गिरी। आपके पास वोटिंग संख्या नहीं थी, आपके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था अपने पदों से, तो उसमें कोई मुक्ता जी, ये बंद नहीं होंगे, इनका स्वभाव है, ये बंद नहीं होते। भैया, इनको बंद करने का तथ्यात्मक बात करिए ना जी। बोलिए, आप बोले जितेंद्र जी, बोले। आपके पास अगर कोई मुद्दा हो तो उसको बात करिए। ये विलाप मुक्ता जी, होगा। जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, अभी आपने एक मुद्दा उठाया क्या होगा कि बिजली के बिल कम हुए थे, तो जवाब देते नहीं बन रहा प्रकाश मीरचंदानी जी से। अभी आप किसानों के कर्ज मुक्ति की बात करेंगे, उसका जवाब भी इनके पास नहीं है। गौशाला निर्माण का भी जवाब नहीं है। लेकिन आप मुझे मुक्ता जी, असल में जो मध्यम वर्गीय क्लास है, असल में हुआ क्या? असल में खत्म कर दोगे। असल में हुआ ये बिजली रहेगी नहीं जब आप उसका, जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि राम मंदिर का मुद्दा तो कोर्ट से निपट गया, अब धर्म की राजनीति हमको करना है। कमलनाथ जी ने पुजारियों का मानदेय बढ़ा लिया, कमलनाथ जी ने महाकाल के जीर्णोद्धार का पैसा दे दिया। गाय की राजनीति ये करते हैं। कमलनाथ जी ने गौशाला निर्माण करने लगे, तब जाके इन्हें लगा कि अब राजनीति करें। कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं। इन्हें ये लगा कि किसान का कर्ज माफ हो गया, महिलाओं की पेंशन बढ़ गई, हिंदुओं के लिए काम होने लगा, सारी चीजें। अगर मान लीजिए कमलनाथ की सरकार 5 साल रह जाती है तो हमारे पास मुद्दा कौन सा होगा? इसलिए इन्होंने ये काम किया। अब इनसे बातें कितनी करा लो आप, अब हमसे सबूत की बात कर रहे हैं कि सबूत दीजिए। अरे प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बोला 35 करोड़ का ऑफर आया है, दूसरे दिन उसने ज्वाइन कर लिया। आप सबूत उससे ले लीजिए। एक चीज आपने कहा कि सबूत दीजिए, उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, अगर नहीं किया न्यायालय में चले जाते तो आप उनके न्यायालय में चले जाते। आप सिंधिया जी की रिकॉर्डिंग उमंग सिंघार पेश कर देंगे।
तो अब ये क्या है, करवाइए अपनी ना। हताशा को छिपाने के लिए, करवाइए ना, हताशा को छिपाने करवाइए। के लिए वोटिंग ये परसेंटेज देखिए, बढ़ रहा है, बातों सरकार का जाती हुई जमा दिख कर, रही है, क्या किया देखिए, जाए? बातों की जुगाली है इसलिए मुक्ता कुछ जी, भी बातों की अनर्गल जुगाली बातें और कुछ करना। नहीं है। अर्जुन सिंह ने जो योजना बनाई थी उसका विरोध करना, कुछ ना कुछ विरोध में कहना है, क्योंकि सकारात्मक बात तो ये कभी करते नहीं है। इन्होंने जब कंप्यूटर आया था तो बैलगाड़ी में बैठ के नाचे थे कि इस कंप्यूटर से रोजगार खत्म हो जाएंगे, तो इनसे विकास का कोई लेना देना नहीं। चलिए देवदत्त दुबे जी से तो पूछ इसी लेती तरह हूँ। की बात देवदत्त जी, क्या कहेंगे आप? आपने सुना बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। देखिए, नेताओं के बारे में किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि जब वो दल में होते हैं, साथ में होते हैं, तो वो विशेषताएं बताते हैं जो नेता में नहीं होती, और दल से अलग क्या हुए फिर वो बुराइयां बताते हैं जो नेता में नहीं होती। ऐसा ही हमने देखा अभी 2018 और अभी के चुनाव में नेताओं के बीच जो अंतर। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों को समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र बहुत परिपक्व हो गया है, जनता बहुत जागरूक हो गई है। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक के चुनाव में वो अपना निर्णय देती है, कई विधानसभा किसी को, लोकसभा में किसी को वोट। अब इसके लिए केवल बातों से, हंगामा खड़े करने से नहीं होगा। अब लोगों से आपको जुड़ना पड़ेगा, उनकी समस्याएं हल करना पड़ेंगी और उनकी तरफ देखना पड़ेगा कि आप केवल एसी चैम्बर में बैठ के कोई बात कहेंगे तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। ना धन बल ना बाहुबल से चुनाव जीते जाएंगे, अब जनबल से जीता जाएगा, और जनबल दिल जीत के जीता जाएगा, दिमाग से चुनाव नहीं जीते जाएंगे। अब बहुत हो चुका, अब बहुत आश्वासन हो चुके। पहले ये घोषणा पत्र देते थे राजनीतिक दल, अब कोई वचन पत्र देता है, कोई संकल्प पत्र देता है, क्योंकि घोषणा पत्र भरोसा नहीं रहा आम मतदाता को। तो इन्होंने अब और कसम खाई है और उसको विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं हम वचन देते हैं, कोई कहता है मैं संकल्प करता हूँ। लेकिन अब मैं कहता हूँ आप ना वचन दो ना संकल्प दो, केवल ऐसा चाहो कि जैसा आप अपने लिए जीवन चाहते हैं, कुछ तो सोचो कि उस गरीब आदमी के लिए कैसा जीवन होना चाहिए। वो जब आपके पास आता है और आप इसका आवेदन नहीं सुनते, तब उसको कितना कष्ट होता है। जी, बहुत अच्छी बात है। प्रकाश मीरचंदानी जी आपका, जितेंद्र मिश्रा जी आपका, और देवदत्त दुबे जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और बहुत सारी हमने बातें की, एनालिसिस की। अब हम रुक करते हैं एक बड़ी खबर की और। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दावा किया है, कमलनाथ ने दावा किया है कि जनता कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के पक्ष में है, और उन्होंने जीत का दावा किया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कई आरोप लगाए हैं। तो सुनते हैं क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। मैंने 40 साल चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़वाए हैं, और ये मैंने हमेशा देखा है कि जब कोई हार रहा होता है उसका क्या व्यवहार होता है, और जब कोई पिट रहा होता है तब उनका क्या व्यवहार होता है। पुलिस का, प्रशासन का, शराब का, पैसे का उपयोग करो। पिछले 3-4 दिनों से यही कर रहे हैं। मतदाताओं के बीच में जाएं, अपनी उपलब्धियां बताएं, अपना हिसाब दें, ये सब तो कर नहीं रहे। अब 10 तारीख के बाद ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा। सिंधिया जी ब्लेम करेंगे बीजेपी को कि उन्होंने उनको हरवा दिया, और बीजेपी कहेगी सिंधिया जी के कारण हम हार गए। ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, 11 को आप चलाइएगा। पर ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, कॉन्फिडेंस से लवरेज, जीत का दावा करते हुए। वहां पे हमने सुना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को, उन्होंने भी जीत का दावा किया। तो अब देखना यह होगा कि आज तो मतदान हो रहे हैं, कई जगह पे वोटिंग प्रतिशत बहुत, जो जनता का जो उत्साह है वो बढ़ चढ़ के दिख रहा है। उसका मायने क्या है? 2 मायने हैं, या तो वो सत्ता के खिलाफ है या वो सत्ता के फेवर में है, और इसका आंकलन जो है हमें, और इसका सही जवाब हमें 10 को मिल जाएगा, 10 को जब मतपेटियां खुलेंगी। तो इस वक्त जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों आश्वस्त है, दोनों के पास अपने अपने मुद्दे हैं। बीजेपी का मानना है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का 15 साल का कार्यकाल रहा
रहा है और अभी का जो 6 महीने का रहा है उससे जो है जनता खुश है, जनता उनको सपोर्ट करेगी। और इधर कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह से सत्ता उनसे खींचा गया है इसलिए जनता में आक्रोश है, जनता उनको वोट करेगी। तो 2018 में भी एक नारा था, बीजेपी ने दिया था, माफ करो महाराज। इस बार कांग्रेस कह रही है माफ करो महाराज। तो देखना यह होगा, इस बार हम देखेंगे 10 तारीख को कि महाराज से कौन माफी मांग रहा है। तो उपचुनाव के संग्राम में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।